नाटक को पढ़ते समय हमने नाटक के बारे में जानकारी के साथ नाटक के तत्वों का विश्लेषण किया। अब हम नाटक का वर्गीकरण अंश पढ़ेंगे। हिंदी नाटक का वर्गीकरण या उनके भेद और उपभेद के बारे में चर्चा करते हुए हमें यह जानना होगा, हिंदी नाटक विधा का वर्गीकरण, भेद और उपभेद का विवेचन संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर नहीं किया गया है। अर्थात यद्यपि नाटक का उद्भव या नाटक का विकास संस्कृत से माना गया है, लेकिन हिंदी में नाटक का वर्गीकरण नए विषयों के आधार पर अलग रूप से किया गया है। नाटक के आधुनिक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया है, उसके मुख्य बिंदुओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला विश्लेषण जो हम करेंगे उसे हम विषय के आधार पर मानते हैं। अर्थात नाटक का मूल विषय जो होता है उसको ध्यान में रखकर इसको प्रमुख रूप से 8 प्रकार के भेदों में विभाजित किया गया है। पहला सामाजिक, अर्थात समाज से संबंधित कोई भी समस्या। दूसरा ऐतिहासिक, जिस विषय का संदर्भ इतिहास से लिया जाता है। तीसरा पौराणिक, जिसका आधार अति प्राचीन अर्थात पुराणों से लिया जाता है। सांस्कृतिक, अर्थात जिन विषयों को सांस्कृतिक आधार पर लिया जाता है। नैतिक, अर्थात नैतिकता के आधार पर जो विषय चुने जाते हैं। आदर्शवादी, हमारे समाज में जो आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें हम आदर्शवादी आधार देते हैं। देशभक्ति या राष्ट्रीय भावनात्मक और काल्पनिक, इसमें देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को हम एक ही भाग में रख सकते हैं। जिन रचनाओं में देशभक्ति की भावना अत्यधिक होती है उसे हम देशभक्ति राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत रखते हैं। और इसी तरह से एक विषय हम अपनी कल्पना के आधार पर भी मान सकते हैं। इसका अगला वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया है उसे हम प्रवृत्ति के आधार पर नाम देते हैं। नाटक में मूल प्रवृत्ति का चित्रण देखकर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। यह भी लगभग विषय के आधार के समान ही कहे जा सकते हैं। इसके मूल रूप से 6 विभाजन किया गया है। पहला है समस्या मूलक, दूसरा है आदर्श मूलक, तीसरा है यथार्थ मूलक, मतलब जो हमारे समाज में सचमुच में घटित हो रहा है वह। अगला है कल्पना मूलक, मतलब कल्पना के आधार पर जिसका हम चित्रण करते हैं। और फिर है चारित्रिक, मतलब जिसमें चरित्र की विशेषताओं को दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। और अगला है मिश्रित, अर्थात जिसमें बहुत 2 या 3 भावनाएं एक साथ प्रवृत्ति के आधार पर स्पष्ट होती हैं, उसे हम मिश्रित आधार स्वीकार करते हैं। वर्गीकरण में तीसरा आधार जो माना गया है
वह है स्वरूप के आधार पर। इस आधार पर नाटक के अनेक भेद हम कर सकते हैं। उनमें से मुख्य है प्रतीक नाटक। प्रतीक अर्थात किसी भी बिंदु को प्रतीक मानते हुए हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक मतलब जिसे हम रेडियो में प्रसारित कर पाएँ, ध्वनि रूपक जिसमें आवाज़ों का अत्यधिक महत्व हो। त्रासदी अर्थात दुखांत नाटक। त्रासदी मतलब प्राकृतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, या अन्य प्रकार की समूहगत त्रासदी हो सकती है जो कि ज़्यादातर दुखांत अंत को लेकर आती है। कामादि अर्थात सुखांत नाटक। स्पष्ट है कि जो नाटक अंत में सुख पूर्वक या सुख के अंत को लेकर आता है उसे हम सुखांत नाटक कहते हैं। नाटक रूपक। रूपक के रूप में जिस नाटक को हम लिखते हैं वह रूपक नाटक कहलाता है। गीति नाट्य। गीति नाट्य अर्थात जिसमें हम गायन शैली के माध्यम से भी या गायन शैली को लेकर हम चलते हैं, जिसमें गीत भी हो सकते हैं। इसी तरह से भावना नाट्य। सूचनामूलक। सूचनामूलक से तात्पर्य आजकल की फिल्मों में जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है उसे हम सूचनामूलक या भाव नाट्य के रूप में लेते हैं। और अगला है हास्य व्यंग्यात्मक। अब इसमें भी दो भाग किए जा सकते हैं। हास्य मतलब सिर्फ प्रसन्नता, खुशी, हंसी के लिए, और दूसरा है किसी विषय पर व्यंग करते हुए लिखना, व्यंग के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना। वह स्वरूप के आधार पर नाटकों का भेद माना जाता है। विषय की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए हिंदी में मुख्य रूप से पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक और सामाजिक, ये चार भेद ही नाटक में माना जाते हैं। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि समस्यामूलक, यथार्थवादी, आदर्श, चारित्रिक नाटकों की गणना सामाजिक नाटकों के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। इसी प्रकार सांस्कृतिक तथा आदर्श मूलक की गणना हम ऐतिहासिक नाटकों में ही कर लेते हैं। केवल गीति नाट्य को ही हम अलग विधा के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि यह नवीनतम विधा है। नवीनतम विधा से तात्पर्य ये है कि पहले जो नाटक लिखे जाते थे उनमें गीतों को महत्व नहीं दिया जाता था या गीति नाट्य नहीं लिखे जाते थे। इस वजह से इसको हम अलग नाम से पहचानते हैं। इसके साथ ही यह नवीनतम विधा है और भाव नाट्य का समावेश भी किया जा रहा है। भाव नाट्य से मतलब है कि जब हम नाटक को मंच पर या टीवी पर दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारा अंश शब्दों के साथ साथ अभिनय पर भी निर्भर करता है। जो भावाभिव्यक्ति हम अपने चेहरे के भावों के माध्यम से या आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से करते हैं वह भाव नाट्य में समाहित हो जाता है। अन्य लघु आकार के नाटकों को एकांकी के भेद के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि एकांकी और नाटक में बहुत सूक्ष्म भेद है जिसको हम एकांकी पढ़ते समय स्पष्ट करेंगे या देख पाएंगे कि किस तरह से दोनों लगभग एक होते हुए भी कुछ कुछ कारणों से अलग हैं। जिस प्रकार से कहानी और उपन्यास में अंतर होता है, एक जैसे होते हुए भी दोनों अलग अलग महत्व को स्वीकार करते हैं, उसी तरह से नाटक और एकांकी दोनों ही मंच से जुड़े होने के कारण या अभिनय के कारण
एक से होते हैं, लेकिन इनके कुछ भेदों के कारण ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। आधुनिक युग में रेडियो और दूरदर्शन से संबंधित हो जाने के कारण विविध शिल्प शैलियों के अनेक नाटक प्रसारित हो रहे हैं। शिल्प शैली से तात्पर्य ये है कि इनमें आजकल रेडियो नाटकों में तो जिस तरह से ध्वनि का जैसे दुखांत नाटक में दुख की ध्वनि की आवाज़ से स्पष्ट हो जाता है कि कोई दुख पूर्ण बात है या हंसी की बात है, या ठहाके सुनाई देते हैं जब हास्य की बात होती है। और इसी तरह से जब हम दूरदर्शन पर नाटक की प्रस्तुति करते हैं तो उसमें रंगों का संयोजन या बैठने के तरीके या बातचीत के लहजे या अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। इसके साथ ही आजकल खुले रंगमंच के रूप में नुक्कड़ नाटकों का प्रचलन भी हो रहा है। नुक्कड़ नाटक मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे तात्कालिक अंशों को लेकर या परेशानियों को लेकर या समस्याओं को लेकर बहुत सीमित कलाकारों में बिना किसी मंच के किन्हीं चौराहों पर या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ की लोग आसानी से उसे देख सकें, उन्हें कोई खर्च ना करना पड़े या विशेष रूप से कहीं जाना ना पड़े, उस प्रभाव को दिखाने के लिए स्थान स्थान पर आवश्यकता के अनुसार नुक्कड़ नाटकों का भी प्रस्तुतिकरण किया जाने लगा है। इस तरह से नाटक के तत्व और नाटक का वर्गीकरण देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि नाटक में किस किस तरह के कौन कौन से भेद होते हैं। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज नाटक का वर्गीकरण प्रस्तुत करूंगी।